आपको ये बात जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि ज़िंदगी में या ज़िंदगी के किसी भी शोबे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए आपको पैदाइशी टैलेंट की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को देखते हैं तो हमारे दिमाग में एकदम टैलेंट का लफ्ज़ आता है। हम ये सोचते हैं कि जो शख्स भी आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो टैलेंटेड होगा, उसके पास ज़रूर कुछ ना कुछ पैदाइशी टैलेंट होगा जिसकी वजह से आज उसने ये मुकाम हासिल किया है। जैसा कि बाबर आजम जो कि आज के दिनों का नंबर 1 बैट्समैन है, मैं खुद भी यही सोचता हूँ कि बाबर आजम के पास ज़रूर कुछ ना कुछ पैदाइशी टैलेंट होगा जिसकी वजह से उसने ये मुकाम हासिल किया है। और हम ये सोचते हैं कि हर कामयाब और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान जिसने ज़िंदगी में एक बड़ा मार्कअप बनाया है ज़रूर उसके पास कुछ ना कुछ पोशीदा टैलेंट होगा। लेकिन आपको ये बात जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि ज़िंदगी में या ज़िंदगी के किसी भी शोबे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए आपको पैदाइशी टैलेंट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको कामयाबी हासिल करने के लिए जो चीज़ चाहिए उसका नाम है ग्रिट। ग्रिट बेसिकली एंजेला डकवर्थ की एक किताब का नाम है और एंजेला डकवर्थ एक अमरीकी राइटर हैं जिन्होंने बहुत सारे कामयाब लोगों पर रिसर्च की। उन्होंने कई 100 लोगों का इंटरव्यू लिया। ये वो लोग थे जो अपनी अपनी फील्ड के कामयाब लोग थे और इस इंटरव्यू के बाद एंजेला डकवर्थ ने यह किताब लिखी और अपनी किताब में उन्होंने बताया कि कामयाबी का असल सीक्रेट टैलेंट नहीं है बल्कि ग्रिट है। ग्रिट बेसिकली नाम है पैशन का और परसेवरेंस का। एंजेला डकवर्थ अपनी किताब ग्रिट में एक मिसाल देती हैं यूएस मिलिट्री एकेडमी की। वो कहती हैं कि हर साल यूएस के सारे स्कूल से उन बच्चों को उठाया जाता है जो बहुत टैलेंटेड होते हैं और हार्ड वर्कर होते हैं। उन बच्चों को यूएस मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन तहज्जुब की बात यह है कि सिर्फ 2 महीनों के अंदर ही उन बच्चों में से बहुत सारे बच्चे यूएस मिलिट्री एकेडमी से भाग जाते हैं। और जो बच्चे भाग जाते हैं उनमें से ज्यादातर वो होते हैं जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं, और जो बच्चे स्टे कर जाते हैं वो ज्यादातर एवरेज होते हैं जिनके पास परसेवरेंस होती है, यानी कि वो सख्ती बर्दाश्त कर सकते हैं। एंजेला डकवर्थ ने बहुत सारे कामयाब लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद उनसे पूछा कि वो कौन सी चीज है जो आप लोगों के पास है और दूसरे लोगों के पास नहीं है, यानी कि वो कौन सी चीज है जो आपको दूसरों पर मुमताज बनाती है। तो उन लोगों के पास एक ही आंसर था और वो था परसेवरेंस। परसेवरेंस का मतलब है नॉट गिविंग अप, यानी कि जो लोग हिम्मत नहीं हारते किसी भी सिचुएशन में। इसके बाद एंजेला डकवर्थ हमें बताती हैं कि अक्सर ये होता है कि हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान को देखकर अपने दिमाग में एक इमेज बना लेते हैं कि ये कोई सुपर ह्यूमन होगा या फिर इसके पास कोई गैबी ताकत होगी या फिर इसके पास कोई पैदाइशी टैलेंट होगा, और हम इससे इस बात को हम एज एन एक्सक्यूज यूज करते हैं अपने लिए कि हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हम सुपर ह्यूमन नहीं है। एंजेला डकवर्थ हमें बताती हैं कि सिर्फ एक एवरेज इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन सकता बल्कि एक एबनॉर्मल इंसान भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बन सकता है। मिसाल के तौर पर वो एग्जांपल देती हैं एक राइटर की जिनका नाम है जोहन इरविंग। जोहन इरविंग बचपन में डिसलेक्सिस की बीमारी में मुब्तला होते हैं जिसकी वजह से उन्हें पढ़ने और लिखने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। जॉन इरविंग बहुत ही स्लो पढ़ते हैं, यानी कि वो इंग्लिश को हाथ लगाकर पढ़ते हैं, और वो लिखने में भी बहुत स्लो होते हैं और इसी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्हें पढ़ने और लिखने की आदत बन जाती है, और जब वो नावल्स लिखते हैं तो वो बार बार पेजेस को आगे पीछे करते हैं और हर चीज़ को बारीकी से चेक करते हैं, और फिर वो अपनी इसी डिसेबिलिटी को एज एन एडवांटेज के तौर पर यूज़ करते हैं। जॉन इरविंग ने तकरीबन 20 नावल्स लिखे जिनमें से 5 ऐसे हैं जिन पर फिल्म्स बन चुकी हैं। जॉन इरविंग एक बेस्ट सेलिंग ऑथर्स हैं और एक अवार्ड विनिंग स्क्रीन राइटर हैं। इसके बाद एंजेला डकवर्थ हमें विल स्मिथ की मिसाल देती हैं जो कि एक एक्टर हैं। विल स्मिथ कहते हैं कि मेरे पास कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है, बल्कि सिर्फ बात यह है कि मैं अपने काम को पूरे तरीके से मुकम्मल करता हूँ और उसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ता। और विल स्मिथ एक और मौके पर कहते हैं कि जो दूसरे एक्टर्स हैं वो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट, मुझसे ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हैं, लेकिन वो कभी भी मुझसे आगे नहीं निकल सकते क्योंकि मैं हार नहीं मानता, मेरे अंदर परसेवरेंस बहुत ज़्यादा है। वन मोर थिंग, ग्रिट इज़ मोर अबाउट स्टेमिना एंड लेस अबाउट इंटेंसिटी। मिसाल के तौर पर एंजेला डकवर्थ एक स्कूल में ग्रिट के बारे में लेक्चर देने जाती हैं, तो वहाँ पर उनसे एक नौजवान एंटरप्रेन्योर मिलता है और उन्हें बताता है कि मैंने एक बिज़नेस सेटअप किया और मैं उससे हज़ारों डॉलर कमा रहा हूँ और मैं इस बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ और मैंने ग्रिट से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, तो आप मुझे ग्रिट के बारे में मज़ीद कुछ बताइए। तो एंजेला डकवर्थ उसे बताती है कि ग्रिट जो है वो एक्चुअल में स्टेमिना के बारे में है, ना कि इंटेंसिटी के बारे में। और एंजेला डकवर्थ उससे सवाल करती हैं कि क्या तुम 2 साल बाद मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा बिज़नेस किस स्टेज पर होगा। तो ये बात सुनते ही वो नौजवान कहता है कि 2 साल बाद
मैं किसी और बिजनेस पर स्विच कर जाऊंगा। तो स्विच करना ग्रेट नहीं है, बल्कि ग्रेट है एक ही चीज़ को चुनना और बहुत लंबे अरसे तक उस पर टिके रहना। ग्रेट का मतलब है कि आप एक स्किल पर फोकस करते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें एवोल्यूशन लाते रहते हैं। आप उसको बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं और हर स्टेप पर उसमें इम्प्रूवमेंट लाते रहते हैं। तो ग्रेट इज़ मोर अबाउट स्टेमिना एंड लेस अबाउट इंटेंसिटी। जैसा कि हमें पता है कि जो ग्रिट है वो कम्बिनेशन है पैशन का और परसेवरेंस का, और हर कामयाब इंसान हमें यही नसीहत करता है कि आप अपने पैशन को फॉलो करो, आप अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलो, क्योंकि यही तरीका है एक्सेल करने का। और साइंटिफिकली भी ये बात साबित हो चुकी है कि जो लोग अपने पैशन को फॉलो करते हैं वो ज़िंदगी में ज़्यादा आगे निकलते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ 13% एडल्ट ऐसे हैं जो कि हकीकत में अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने पैशन को प्रोफेशन में बदला है। इस कम तादाद की वजह ये है कि हमारी सोसाइटी खुद ही बहुत सारे केसेस में हमें लिमिट कर देती है। हम अपने बच्चों को बताते हैं कि ये काम ना करना, फलां काम ना करना, क्योंकि इसका स्कोप नहीं है, और फिर बाद में जाके हमें पता चलता है कि स्कोप तो इंसान के अंदर होता है, ना कि उस फील्ड के अंदर होता है। और दूसरी तरफ कॉन्सेप्ट आता है पैशन को एक्सप्लोर करने का। ये भी एक बहुत वाइड चैप्टर है। तो एंजेला डकवर्थ भी पैशन को एक्सप्लोर करने का वही फार्मूला बताती हैं जो कि वॉरेन बफेट बताते हैं। तो इस फार्मूले के मुताबिक आप कोई से 25 काम सिलेक्ट करें जो कि आपको अच्छे लगते हैं। आप उन कामों को अपनी डायरी पर जॉट डाउन करें और अपने आप को कुछ वक्त दें। आप इन कामों के बारे में सोचें और कुछ वक्त गुजरने के बाद आप इन 25 कामों में से 5 काम सिलेक्ट करें। ये वो 5 काम हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जिनमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और फिर इन 5 कामों में से आप सिर्फ एक काम सिलेक्ट करें। ये वो काम है जिसका आपके अंदर क्रेज़ है। तो फिर आप जो बाकी 24 काम हैं उनके ऊपर क्रॉस लगा दें, और अब आप उन 24 कामों को हरगिज़ अपनी डिस्ट्रैक्शन ना बनने दें। और दूसरी तरफ अगर आप अपने पैशन को एक्सप्लोर करेंगे तो इस पर भी थोड़ा वक्त लगेगा। मिसाल के तौर पर एंजेला डकवर्थ मिसाल देती हैं रोडी जेन्स की, जो कि एक स्विमिंग एथलीट हैं और वर्ल्ड चैम्पियन रहे हैं। तो जब इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया अपने पैशन को एक्सप्लोर करने का, तो रोडी जेन्स को लगता था कि हर स्पोर्ट ही मुझे अच्छी लगती है, मुझे हर गेम खेलने का पैशन है। लेकिन जब उन्होंने सारी गेम्स को बारी बारी ट्राई किया और जब उन्होंने स्विमिंग को ट्राई किया तो स्विमिंग भी पहली बार उन्हें थोड़ी बोरिंग लगी। लेकिन बाद में जब उन्होंने लाइब्रेरी में स्विमिंग के ट्रैक्स के बारे में पढ़ा तो फिर उन्हें स्विमिंग से मोहब्बत हो गई और स्विमिंग उनका पैशन बन गई, और बाद में उन्होंने स्विमिंग में मेडल जीता। इसी तरह मार्क वेट्री भी एक नाम है। ये बेसिकली पहले सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन ये सिंगिंग के साथ साथ कुछ खाना पकाते थे, यानी कि ये एक शेफ़ थे और छोटे से रेस्टोरेंट में काम करते थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्हें पता चला कि मेरा जो असल पैशन है वो शेफ़ है, यानी कि खाना बनाना है, ना कि सिंगिंग है। और बाद में इन्होंने खाना पकाने की दुनिया में एक बड़ा नाम पैदा किया। यानी कि जब अपना पैशन एक्सप्लोर करने का सफ़र शुरू करेंगे तो शुरू में आप थोड़े बहुत कंफ्यूज होंगे, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको अपना पैशन मिल जाएगा। इसके बाद बात आती है प्रैक्टिस की, यानी कि जब हम वर्ड यूज़ करते हैं पैशन एंड परसेवरेंस का, तो परसेवरेंस का ये मतलब है कि आप उस काम को बार बार दोहराएंगे। तो एंजेला डकवर्थ कहती हैं कि अगर आप एक स्किल को 10,000 आवर्स 10 सालों में करते हैं तो आप उस स्किल के मास्टर बन जाते हैं। और बात सिर्फ दोहराने की नहीं है, बल्कि बात इम्प्रूवमेंट की भी है। ऐसा नहीं है कि आप उसको सिर्फ दोहराते ही जाएं। बात यूँ है कि आप उस स्किल को हर स्टेप पर इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और फिर जब आप उस स्किल को 10,000 आवर्स देंगे और 10 साल देंगे तो फिर आप उसमें एक मास्टर क्लास अचीव कर लेंगे। फिर आप एक अवार्ड विनिंग एथलीट, एक चैम्पियन, एक बिजनेसमैन या फिर एक आर्टिस्ट बन सकते हैं। एंजेला डकवर्थ मिसाल देती हैं डेविड ब्लेन की। डेविड ब्लेन वो बंदा है जिसने पानी के अंदर 17 मिनट तक अपना सांस रोके रखा। डेविड ब्लेन अपनी टेड टॉक्स में अपनी स्टोरी बताते हुए कहते हैं कि इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड इम्प्रूवमेंट एंड हावर्स एंड हावर्स एंड हावर्स ऑफ प्रैक्टिस। और सबसे आखिर में बात आती है पर्पस की। पर्पस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एनी जर्नी। हमारी कहानी शुरू होती है इंटरेस्ट से, यानी कि कोई भी काम जो हमें अच्छा लगता है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, उसको करना शुरू करते हैं। जब उस काम को करने में हमें मज़ा आना शुरू हो जाता है तो हमारा पैशन बन जाता है। अगले स्टेप में हम अपने पैशन को डिसिप्लिन की तरफ लेकर जाते हैं। जब हम उसमें डिसिप्लिन अचीव कर लेते हैं तो अब बात आती है पर्पस की या फिर कॉलिंग की, यानी कि आपके इस काम से जो दूसरी वेल बीइंग्स हैं उनको क्या फ़ायदा हो सकता है।
यहाँ पे मिसाल दी गई है ब्रिक लेयर्स की। 3 ब्रिक लेयर्स यानी कि दीवारें बनाने वाले एक जगह पर काम कर रहे होते हैं और एक बंदा उनसे जाकर पूछता है, वो बंदा पहले ब्रिक लेयर से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। वो दीवारें बनाने वाला उस बंदे को जवाब देता है कि मैं दीवारें बना रहा हूँ। जब वो दूसरे आदमी से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि मैं बिल्डिंग्स बनाता हूँ। जब वो तीसरे आदमी से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो तीसरा आदमी कहता है कि मैं अल्लाह का घर बनाता हूँ। तो तीसरे आदमी के पास एक पर्पज़ है, जो दूसरा आदमी था उसका एक कैरियर था, यानी कि वो बिल्डिंग्स बनाता है, और जो पहला आदमी था उसके पास एक जॉब थी, यानी कि वो सिर्फ दीवारें बनाता है। याद रखिए, जब भी आपके काम के साथ एक कॉलिंग या एक पर्पज़ अटैच हो जाता है तो फिर आपका काम आपसे भी बड़ा हो जाता है, और यही वो पॉइंट होता है जहाँ पे आप एक मार्कअप या फिर एक फिंगरप्रिंट बना सकते हैं। तो फाइनल में ग्रिट नाम है पैशन का एंड परसेवरेंस का। पैशन में आप अपना इंटरेस्ट ढूंढते हैं, फिर उसको डिसिप्लिन में बदलते हैं, फिर आप अपनी कॉलिंग ढूंढते हैं, और परसेवरेंस में आप एक स्किल को इम्प्रूव करते जाते हैं और रिपीट करते जाते हैं। याद रखिए, इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। आप उसकी रिपीटिशन करेंगे और हर स्टेज पे अपनी स्किल को इम्प्रूव करने की कोशिश करते जाएंगे, और फिर 10,000 आवर्स और 10 ईयर्स का फिगर आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आप एक स्किल को इतना टाइम दे जाते हैं तो फिर आप उस स्किल में एक मास्टर लेवल अचीव कर सकेंगे। अभी भी देर नहीं हुई। अगर आपने अभी तक अपना पैशन एक्सप्लोर नहीं किया और आप कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो अपना सफ़र आप अभी से भी शुरू कर सकते हैं। Thank you for watching our video. Watch another one. We have very interesting content that can help you to grow in your life. Subscribe for more interesting videos and don't forget to press the bell icon.